नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था और इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था को इस लेक्चर में देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कहने का आशय हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरोप या री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा देखें यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए एसएससी परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी यह राज्य व्यवस्था जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था को इस लेक्चर में हम देख रहे हैं उपयोगी हो सकता है। चलिए बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित अन्य नोट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें पूर्व के लेक्चरों में यानी पूर्व का जो लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सिलेबस है आरओ के लिए, अपर पीटी के लिए और एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सिलेबस है, उसके आधार पर यह नोट्स बनाए गए हैं। इसमें हमने देखा हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो इसके दोनों पार्ट यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, हालांकि ज़्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को होता है, तो इस पर विस्तार से लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तीसरा जो लेक्चर हम देख रहे हैं वह है राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत जो है सारी जानकारी हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दे रहे हैं। ये वर्तमान लेक्चर इसी पर आधारित है और इसके अलावा हिंदी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए इस चैनल पर अपलोड कर दिए जा रहे हैं। यानी सारे लगभग टॉपिक जो 6 टॉपिक है 5 टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर हिंदी के बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए जो है देखते हैं इसका जो है यानी राज्य व्यवस्था माइंड मैप पर आधारित है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें तो इसमें ध्यान दें कि यह कुल मिलाकर 15 टॉपिकों पर आधारित है। भारत की राज्य व्यवस्था जो इसके इंडेक्स में देखें तो यह कुल मिलाकर 15 टॉपिकों के अंतर्गत इसको कवर किया गया। तो प्रथम 6 टॉपिक इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद आज का लेक्चर 7वें टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वें टॉपिक देखें तो संसदीय व्यवस्था और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। इसके बाद शेष पार्ट भी जल्दी बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए इसकी शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका शुरुआत है भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इसके यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत पूर्व के लेक्चर में हमने देख लिया है कि कंपनी के शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट कौन कौन से थे, इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखें तो ताज के शासन के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण एक्ट बनाए गए थे भारत के संवैधानिक विकास के रूप में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में, तो इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं तो इसलिए इसका पूर्वावलोकन भी कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं एक पूर्व के लेक्चर में हम इसको बनाकर इस पर बनाकर के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इसको एक बार डीपली जो है इस नोट्स को देख लें। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान के एकात्मक लक्षण के अंतर्गत क्या है, संघात्मक लक्षण के अंतर्गत क्या है और भारतीय संविधान की विस्तृत बनाने का कारण क्या रहा था, संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से आप इसको देख लें नोट्स के हिसाब से। और संविधान की 12 अनुसूचियाँ, शुरुआती में 8 अनुसूचियाँ थी और 12 अनुसूचियों को यहाँ पर दिखाया गया, इसको भी आप देख लें एक बार से या डीपली पूर्वावलोकन के हिसाब से। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन सी हैं, इसमें देख सकते हैं कि इसमें शुरुआती दौर में जो 14 भाषाएं थी, इसके बाद क्रमशः देखें 3 बार संशोधन करके इसमें भाषाओं को जोड़ा गया। पहली बार 1967 में, फिर 1992 में, आखिर में 2003 के 52वें संविधान संशोधन यानी 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन जो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से संबंधित है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के 22 भागों को इसमें दिखाया गया। 8वां भाग यहाँ हम देख सकते हैं यानी संविधान का 8वां भाग संग्रह क्षेत्र है। हालांकि वो जो 8वीं अनुसूची थी जिसमें भाषा दिया गया था, इसमें देख सकते हैं सारे जो गहरे काले कर दिए गए इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखें प्रथम 4 तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें 9 क 11 अक्सर एग्जाम पूछता है जो यह हाईलाइटेड कर दिए गए हैं काले जो है कलर के हिसाब से। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक को हमने देख लिया है, इसमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप इस चैनल पर जाकर इस लेक्चर को देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर को भी देखा जा सकता है। कुछ अन्य प्रतीकों को देख सकते हैं, कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें देखें तो भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय दिवस 3 इसमें राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, गणतंत्र देश बना अपना भारत देश, यानी 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक जो है लोकतंत्र यानी पहले लोकतंत्र था, उसमें गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। और स्वतंत्रता हमने देख लिया 15 अगस्त 1947 को। अब गांधी जयंती हमारे जो पूज्य पिताजी यानी महात्मा गांधी जी के नाम से, महात्मा के नाम से जिनको जानते हैं, पूज्य बापू के नाम से जानते हैं, तो वह महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो वह भी भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित है।
इसके बाद देशी रियासतों का विलय। इसके बाद देखें संविधान के भाग के रूप में, तो पहला भाग जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी पहले भाग में विषय क्या, संघ और राज्य क्षेत्र है। ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं। इसमें तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा अक्सर पूछ देता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और उसका पुनर्गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तीसरा इसमें है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन को आप देख सकते हैं। इसमें क्या आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका विभिन्न राज्यों के गठन का वर्ष अक्सर एग्जाम पूछ देता है फ्रांसीसी। पौंडीचेरी और गोवा का मुक्ति किस प्रकार क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषदों को आप देख सकते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, हालांकि इस पर साथ में 28 जो राज्य थे उस पर मैंने चर्चा कर लिया है। इसके बाद चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें, यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अंतर्गत जो है देखें तो इस पर हमने महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के विचार हैं प्रस्तावना पर हमने देख लिया। यहाँ प्रस्तावना दी गई और उसके विचार यहाँ पर हैं। इसके बाद देखें तो नागरिकता, संविधान का भाग 2 में नागरिकता, जिसके विषय नागरिकता सिटीजनशिप अनुच्छेद इससे संबंधित, इसको भी देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको महत्वपूर्ण रूप से इस लेक्चर कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये देखें तो भाग 3 में विषय मूल अधिकार और उसका अनुच्छेद 12 से 36 है, यानी 12 से लेकर 36 तक जो है ये मूल अधिकार है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से इसको देख लिया है। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 देखें तो अनुच्छेद 12 यह है जो कि देखें डीपीएसपी के अनुच्छेद 36 से संबंधित है, और 13 को आप देख सकते हैं। इसके बाद समता के अधिकार को देखा जा सकता है, और ये सारे क्षमता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकार जो ये देख सकते हैं, अनुच्छेद 19 से 6 प्रकार की गारंटी ये देता है अनुच्छेद 19। इसके बाद 20 देख सकते हैं। 20-21 देखें तो भारतीय संविधान सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद ये है, सबसे पावरफुल अनुच्छेद ये है भारतीय नागरिकों के लिए जो स्वतः प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, जबकि डीपीएसपी जो होता है वो सरकार जब बनाती है उसको तब नागरिकों को मिलता है। और ये सारी जानकारी इसमें शिक्षा के अधिकार को देख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 22 निरोध गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है देख सकते हैं कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं कि अंतर्गत देखें तो पोस्टमार्टम उत्प्रेषण कहते हैं, मनमानी रोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जागृति काल परमादेश, और भारतीय नागरिकों को 5 मूल अधिकार प्राप्त है, नागरिकों में विदेशियों को ये मूल अधिकार प्राप्त है। इसको देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 33-34 को भी देख लें, 35 को भी देख लें। मौलिक अधिकारों में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या रहे हैं। ध्यान दें कि प्रस्तावना पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमने देखा। यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन की देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है, इसमें भी केशवानंद भारती जो वाद 1973 शामिल है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों को जो कर्तव्य दिए गए, राज्यों का ड्यूटी दिया गया वो, यानी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, वास्तव में 38 से 51 तक ही है, लेकिन इसकी शुरुआत पूछा जाएगा तो 36 से 51 तक है। इसमें देखें तो अनुच्छेद 36 और देश के शासन मूलभूत है, या अनुच्छेद 36 ही देखें तो अनुच्छेद 37 ही देखें तो फंडामेंटल जो राइट है उससे टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जो निर्णयों में बदलते हुए या पलटते हुए उसने यह निर्णय फाइनली में दिया कि जो टीपीएसपी है वह फंडामेंटल राइट्स के यानी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ है, और दोनों के बीच में संतुलन बना करके उसने निर्णय अपना वर्तमान निर्णय आधारित है। निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देखें तो पहला इसमें समाजवादी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत ये अनुच्छेद आप देख सकते हैं, इसमें विस्तार चर्चा कर लिया। इसके बाद दूसरा इसमें देखें गांधीवादी सिद्धांत आता है, जिसमें प्रमुख रूप से देखें तो पंचायतों का गठन होता है, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो कि पहले से देखें तो यह डीपीएससी में शामिल था। जो सारी जानकारी इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत को देख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है निर्देशक तत्वों विभिन्न विद्वानों के विचार क्या है यहाँ देखा जा सकता है। इसके बाद मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या है ये भी इसमें देखा जा सकता है। फाइनली इसमें मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आता है, तो ये संतुलन के लिए है, दोनों एक रथ की पहियों के समान हैं, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की विशेषता है, और निर्देशक तत्वों का लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया। मौलिक अधिकार नीति सिद्धांत में अंतर क्या है, तो यहाँ अंतर को दिखाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ डीपीएस पे मौलिक अधिकार याद रखें कि यह जो आपका है यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, यानी इसमें देखें तो यह सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को मिलता है, जबकि यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जो भी यहाँ का नागरिक है, यानी यहाँ पर नागरिक कैसे बन सकता है वो हमने पूर्व में चर्चा कर लिया है संविधान के भाग 2 में। तो यहाँ का जो भी नागरिक होगा वो उसको स्वतः मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के लिए सरकार को उसको लागू करना होगा तभी नागरिकों को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य, यानी संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 1 इसमें ये 51 क, इसमें कुल मिलाकर देखें 11 जो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11वां जो है ये देखें 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये स्वर्ण सिंह की सहित बुलाए गए 24 संघ संविधान से लिया गया, और 22वें संविधान संशोधन 1970 10 मूल अधिकारों को इसमें जोड़ा गया था। 11वां कब जोड़ा गया इसको देख सकते हैं, और सारे ही मूल कर्तव्यों की विशेषता क्या है, केवल नागरिकों के लिए है, और इसमें देख सकते हैं कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखें कि इसमें राष्ट्रगान शामिल है, यानी 51A में जो है राष्ट्रगान है, लेकिन राष्ट्रगीत नहीं है, ये भी नोटेड पॉइंट है, कई बार एग्जाम पूछ देता है। चलिए तो आज के लेक्चर को देखते हैं, हमने पूर्व के लेक्चर को थोड़ा विस्तार कर लिया, समझने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संसदीय व्यवस्था देखते हैं। आज का लेक्चर यहाँ से शुरू है, यानी जो 7वीं टॉपिक है इस इंडेक्स यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप। इसमें संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं, तो यानी इसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, अक्सर एग्जाम पूछता है।
तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण ब्रिटेन और भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका व विधायिका यानी जो नियम बनाते हैं उसके प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो होती है में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। उदाहरण अमेरिकी प्रणाली, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो आपका है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जो नियम कायदा कानून बनाता है उसके उत्तरदायी नहीं होती है, ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। और ऐसा सिस्टम यूएसए अमेरिकी प्रणाली में है, लेकिन भारत में नहीं। भारत और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सरकार की संसदीय व्यवस्था है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था को बंद करते हैं। अनुच्छेद 163 और 167 राज्यों में, अनुच्छेद 74 और 75 के केंद्र में संसदीय व्यवस्था करते हैं और राज्यों में जो है आपका संसदीय व्यवस्था उसको विधान मंडलीय व्यवस्था कहते हैं राज्यों में, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद होता है, यानी जहाँ द्विसदनीय होते हैं। वर्तमान भारत में देखें तो 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेशों में मात्र 6 में जो है वह विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था। उत्तर भारत देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार है। पश्चिमी भारत से देखें तो उसमें आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है। पूर्वी भारत से देखें, पूर्वी भारत मतलब पूर्वी घाट संबंधी जो भारत है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, जो 2014 से पूर्व एक ही राज्य थे। उनका पुनर्गठन किया गया था 2 जून 2014 को। तो यहाँ विशेषताओं को देख लेते हैं, यानी संसदीय सरकार की विशेषताएं गुण और संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हैं। अक्सर एग्जाम पूछता है, तो सबसे पहले विशेषताएं गुण देखें तो नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसमें नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता होती है। दोहरी सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है, जैसे कि देखें हालांकि संविधान में तो नहीं है, लेकिन जो भारत में प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत निचला सदन को लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटन हो जाता है, तो वहाँ पर चुनाव कराकर उसका गठन किया जाता है। हालांकि 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो सकता है, लेकिन नियमतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि उच्च सदन राज्यसभा को मान्यता प्राप्त है, हालांकि संविधान उसकी चर्चा नहीं, और वह विघटन कभी नहीं होता है, और उसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसके रिटायर होते रहते हैं। इसमें गोपनीयता रहती है। निरंकुशता का प्रसिद्ध होता है। इसमें निरंकुशता नहीं पाई जाती। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। व्यापक प्रतिनिधित्व इसमें होता है। संसदीय व्यवस्था के दोष देखें तो अस्थिर सरकार होती है, मतलब इसमें यदि बहुमत न मिला तो गठबंधन की सरकार बना ली जाती है, जो अस्थिर होता है, यानी कभी भी गिर सकती है। नीतियों की अनिश्चितता का अभाव होता है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता होती है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध होता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन इसमें हो सकता है। जैसे कि भारत में देखें तो ज़्यादातर अकुशल व्यक्ति ही वर्तमान में देखें तो MP, MLA या MLC इत्यादि जो बन जाते हैं ज़्यादातर, उसमें देखें तो ये इसी की देन है कि इसमें अकुशल व्यक्ति, यानी जिन पर बहुत आपराधिक मुकदमे होते हैं या फिर देश के लिए टैक्स पेयर नहीं होते, उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है। और प्रत्येक पार्टी, यहाँ तो देखें पार्टियों की ही एक ग्रुप या संगठन बन गया जो कि अस्थिर सरकार के लिए होता है। और यहाँ पर देखें तो विविधता में एकता, विभिन्न जाति और धर्म के रूप में फिर भी अपना देश महान है, क्योंकि यहाँ विविधता में एकता धारण करता है। लेकिन यह इसके जो है दोष के अंतर्गत हैं, क्योंकि यहाँ पर अकुशल व्यक्ति रहेगा तो देश की व्यवस्था नहीं करेगा, बल्कि देश को विकसित बनाने में बाधा ही उत्पन्न करेगा। तो अकुशल व्यक्तियों को वहाँ से नहीं चुनना चाहिए। एक तो हालांकि जो पूरी शक्ति है वो अपने देश की जनता में नहीं थे, क्योंकि हमारा जो संविधान प्रस्तावना शुरू होती है, वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान शक्ति जो प्राप्त करता है वो भारत के लोगों से ही प्राप्त करता है। तो भारत के लोगों के पास ये हथियार है, अस्त्र है कि वो अकुशल लोगों को न भेजे। लेकिन यहाँ की जनता जो आज भी देखें तो काफ़ी अनपढ़ या गरीबी में व्याप्त है, और सरकार जो है उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में उतना सक्षम नहीं हो पाती, इन अकुशल व्यक्तियों के कारण ही। अन्यथा भारत में इतने संसाधन प्राकृतिक रूप से काफ़ी धनी, यानी कहा जाता है कि भारत एक संपन्न देश है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं। तो गरीब होने के कारण तो पहली शिक्षा है, दूसरा यहाँ पर देखें शिक्षा होने के साथ साथ यहाँ पर जो है राष्ट्र की भावना का जो अभाव है वो शिक्षा का ही कारण है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो अकुशल व्यक्ति जो सरकार में बैठ जाते हैं, वह जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें देखें तो वो आपका रोजगार होता है, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार से लेकर रोजगार तक। क्योंकि जब तक, यानी सबसे बड़ी आबादी भारत के होने के बावजूद भी भारत जो है अपने सबसे बड़ी आबादी वर्तमान में भारत की, और सबसे ज़्यादा युवा भी भारत में हैं, लेकिन भारत जो अपने युवाओं के जो कार्यबल है, मानव संसाधन, उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा। अन्यथा विश्व में कोई ऐसा देश, यानी भारत ऐसा विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता था। यानी यूँ कहें कि भारत में जो है विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता, यदि सारे जो कार्यबल हो जाए तो इसमें 2047 को भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ को
इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, साल भर के अंदर भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो जाएगा। जो पूर्व में जो विश्व लीडर था यानी विश्व गुरु था, वो तुरंत प्राप्त कर लेगा। लेकिन यहाँ की मानव संसाधन का जो है वह सही ढंग से उपयोग न करने के कारण अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, जो इसका महत्वपूर्ण दोष के अंतर्गत है। तो चलिए देखते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वीकार्यता के कारण क्या है। पहले से चली आ रही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से निकटता इसका है। स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देना इसमें है, यानी स्थायित्व के बजाय उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दिया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका के टकरावों को रोका, विधायिका और कार्यपालिका के टकरावों को रोकने के कारण जो होता है यह यानी जो नियम बना दिया और कार्य उसमें टकराव नहीं होता है। भारतीय समाज की मिश्रित एवं जटिल प्रकृति है, भारतीय समाज की मिश्रित और जटिल प्रकृति के कारण इसको स्वीकार कर लिया जाता है। पहला स्वीकारता होता है कि चूंकि ब्रिटेन जो है देखें तो 150 वर्ष तक तो उसने व्यापार किया, फिर लगभग 200 वर्षों तक शासन करने में सफल रहा। इसलिए भारत की जो जनमानस है वह ज़्यादातर ब्रिटेन की ही निकट थी, इसलिए इसको ज़्यादा भारत में संसदीय व्यवस्था को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है, यानी मिलता जुलता तो है लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय मॉडल ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट नहीं है। इसमें देखें भारत में ब्रिटिश मॉडल में अंतर क्या है। तो ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर, ब्रिटिश में राजशाही आज भी है, ब्रिटिश राजशाही के स्थान भारत में गणतंत्र पद्धति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत में गणतंत्र पद्धति है। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, भारतीय गणतंत्र देश बना, यानी यहाँ का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति वह भी निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में सर्वोच्च पद राजशाही होते हैं, पैतृक है, वहाँ आज भी राजकुमार राजकुमारियाँ होते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ब्रिटिश व्यवस्था क्या संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च न होकर लिखित संविधान संघीय व्यवस्था न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों द्वारा प्रतिबंधित है। यानी भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है बल्कि ये लिखित संविधान यहाँ पर है, संघीय व्यवस्था है, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों द्वारा क्या इस पर भारतीय संसद की सर्वोच्चता पर बैन लगा दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का संसद के निचले सदन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य हो सकता है। यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पर जो दोनों सदन हैं, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखें तो कभी लोकसभा के सदस्य नहीं बने थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो भारत में ये व्यवस्था है। इसके बाद देखें तो ब्रिटेन यानी चौथा है, ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त होते हैं, यानी ब्रिटेन में जो संसद सदस्य होंगे बतौर मंत्री नियुक्त होते हैं, जबकि भारत में बिना संसद सदस्यता के भी कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। यानी कहने का से हुआ कि ब्रिटेन में जब तक कोई सांसद नहीं बनेगा तब तक मंत्री नहीं हो पाएगा, लेकिन भारत में ऐसी बाध्यता नहीं है। वो 6 महीने तक जो है बिना संसद सदस्य बने ही मंत्री रह सकता है, फिर 6 महीने बाद जो है पुनः वो चाहे यानी उसको बनना पड़ेगा, संसद बनना पड़ेगा। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, ब्रिटेन में मंत्रियों क्या है कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में शैडो कैबिनेट का प्रावधान, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शैडो कैबिनेट कहाँ पर है, और ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष स्पीकर नियुक्ति से पहले पार्टी से इस्तीफा दे सकते, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी ब्रिटेन में सदन का जो अध्यक्ष स्पीकर होगा नियुक्ति से पहले पार्टी से इस्तीफा दे देता है, लेकिन यहाँ पर जो है वह पार्टी से इस्तीफा न देकर भी सदन का स्पीकर बन सकता है। यहाँ पर भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको जो है पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि पार्टी कोई पोस्ट है, बड़ा पोस्ट है तो वो इस्तीफा दे देता है, लेकिन पार्टी इस्तीफा नहीं देता था। पार्टी वाइज भी यहाँ पर जो स्पीकर रह सकते हैं, जैसे देखें ओम बिरला जो हैं ये बीजेपी से हैं, तो यह देखें तो यहाँ पर जो है सदन का अध्यक्ष जब ये बनेगा यानी स्पीकर बनेगा तो पार्टी से अध्यक्ष दे देगा, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। इसके बाद चलते हैं, ये 7वीं टॉपिक यहाँ शुरुआत होते हैं संघीय कार्यपालिका, यानी संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है, और जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम राष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 78 तक की शुरुआत है संविधान के भाग 5, जिसका विषय संघीय कार्यपालिका है। इसमें देखें अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 पूछेगा तो इसमें राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में क्या है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। यानी राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। यह देश का संवैधानिक प्रधान तथा प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है और प्रथम नागरिक है। इसके बाद देखते हैं, यानी इसमें हमने देखा कि यह देश का संवैधानिक प्रधान था, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में देखें तो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, यानी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, यह नोटेड पॉइंट है, जबकि वास्तविक पूछेगा तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका में देखें तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्लस वाइस प्रेसिडेंट भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है, प्लस प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, प्लस कैबिनेट शामिल होता है, और इसके बाद महान्यायवादी भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं।
यानी इतने लोग जो हैं संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर 5 लोगों से संघ की कार्यपालिका संचालित होती है, या कहें कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और देखें, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं शुद्धता का प्रतीक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है। जैसा कि अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये अक्सर पूछ देता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो, तो यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। यानी थोड़ा और इसको विस्तार करें चौथे पॉइंट को, तो यह कह रहा है कि वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य, यानी एक वर्तमान राष्ट्रपति हो अथवा उपराष्ट्रपति हो, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। कुछ जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं, इसके बाद इसके नोट्स पर चलते हैं। तो ध्यान दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आगे इसमें महत्वपूर्ण जो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, बल्कि आगे इसमें है, इसलिए इसको ऐड यहीं पर करते हुए चलते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद 54 आता है। अनुच्छेद 54 देखें तो ये अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। एक निर्वाचन मंडल द्वारा, इस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पांडिचेरी, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। यानी इसमें करेक्शन कर लें तो वर्तमान में देखें तो ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था, साथ में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की व्यवस्था है, इसलिए इसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि 2019 में ऐसी व्यवस्था लाई गई है जम्मू कश्मीर में। और राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वह द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से 27 तक के लिए उनका कार्यकाल है। यानी वर्तमान राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 25 जुलाई 2022 को अपना जो है राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण की थी। कार्यकाल जो 2027 यानी 25 जुलाई 2027 तक के लिए है। तो यहाँ पर निर्वाचन के बारे में थोड़ा सा विस्तार कर लें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया को देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से। तो इसका मंडल होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद का दोनों सदन है, इसके निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, क्योंकि हम देखें इसमें 12 लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो इसके मनोनीत सदस्य नहीं रहेंगे। राज्यसभा यानी संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें रहेंगे। यानी इसमें विधान परिषद ने ये भी नोटेड पॉइंट है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा, यानी दिल्ली पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति जो शपथ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा प्रेसिडेंट को पद की शपथ दिलाई जाती है। इसमें कुछ जानकारी ऐड करते हुए चलते हैं। तो 6 राष्ट्रपति ऐसे बने हैं, यानी 6 राष्ट्रपति हम देखें, यदि कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो 16वीं राष्ट्रपति हैं। 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होता है द्रौपदी मुर्मू जी का। और 6 राष्ट्रपति इसमें जो हैं, 6 राष्ट्रपति जो 16 में जो 6 राष्ट्रपति बने हैं वो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हैं। यानी उपराष्ट्रपति 6 लोग ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो है राष्ट्रपति बने। इसमें सबसे पहले तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए, वो देखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हैं, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। वो भी उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक बन चुके थे। तो इसमें 6 लोग ऐसे रहे हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने। उन लोगों को देख लें तो उसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, बीवी गिरी जी हैं, आर वेंकट रमन जी हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं और के आर नारायण जी हैं। और इसमें ध्यान दें कि पूरे राष्ट्रपति हम देखें तो एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, एन संजीव रेड्डी जी। एन संजीव रेड्डी जी देखें तो ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे या राष्ट्रपति थे। साथ ही यानी एन संजीव रेड्डी जी के बारे में देखें तो साथ ही इनके साथ एक और स्पेशल ये है कि ये लोकसभा अध्यक्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भी एकमात्र व्यक्ति हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे एन संजीव रेड्डी जी, जो कि निर्विरोध बने भारत के राष्ट्रपति। पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे तो अंतर करने में आसान होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखें तो इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जब करना होगा तो इसमें केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत
यानी संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसा कि हमने देखा, और इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यह नोटेड पॉइंट है। चलिए इस नोट्स में आप देखते हैं तो हमने देख लिया अनुच्छेद 54 को देख लिया, अनुच्छेद 55 को देखते हैं तो इसमें यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति इसमें दी गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणिक मत और गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 देखें तो राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख इसमें किया गया। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता एक व्यक्ति कितने भी बार यानी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा अनुच्छेद 57 में दिया गया है। यानी पुनः निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 57 से संबंधित है। अनुच्छेद 59 देखें तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें इसमें शामिल है। अनुच्छेद 60 देखें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रत्यय ज्ञान है। याद रखें कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके लिए जो है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की जो है प्रतिज्ञान दिया गया है। जैसा कि हम देखा है कि इनको CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनकी उपस्थिति में कोई भी वरिष्ठतम जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो इनको शपथ दिलाएगा। तो ये अनुच्छेद 60 से संबंधित है। जबकि हमने देखा था कि जो 12 अनुसूचियाँ उसमें से तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची में भी उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया था, जिसमें संघ के मंत्री, सदन के निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो है वह तीसरी अनुसूची के तहत जो है शपथ लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति 60 के तहत और उपराष्ट्रपति 69 अनुच्छेद 69 आगे हम देखेंगे के तहत वह शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 से संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और संसद किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है बशर्ते 14 दिन पूर्व यह लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। किसी भी सदन के अंतर लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी कार्रवाई महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन को देख लेते हैं तो प्रत्येक यानी उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचक सांसद या विधायक। जमानत राशि 15,000 रुपये। जमानत राशि जब्त होना कम से कम कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग, यदि 1/6 भाग से कम पाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी 15,000 रुपये नहीं दिया जाएगा उसको। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते देखें तो मासिक वेतन 5 लाख रुपये आयकर से मुक्त है। निःशुल्क निवास राष्ट्रपति भवन में तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते शामिल हैं। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकती है। यानी 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन राष्ट्रपति को मिलता है। रिटायरमेंट की बात देखें, जब राष्ट्रपति 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जब वो पूर्व राष्ट्रपति होता है तो उसे 1.5 लाख रुपये महीने के हिसाब से पेंशन दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए रिक्तता की बात कैसी है? राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर क्या प्रावधान है? तो त्यागपत्र देकर उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। राष्ट्रपति जो है शपथ तो हमने देखा CJI दिलाते हैं। त्यागपत्र ये किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति। यानी पहले तो ये त्यागपत्र दे दे या देगा किसको? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को देगा तो ये उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा इनकी फैसला अंतिम होता है। यानी उच्चतम न्यायालय जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जितने विवाद हैं सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे और उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा जाने पर भी राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो जाती है और उसकी मृत्यु होने पर यानी 4 दफा में राष्ट्रपति के पद रिक्त हो सकते हैं। एक तो त्यागपत्र दे दे, एक सुप्रीम कोर्ट जो उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे, एक महाभियोग से हटा दी जाए या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। तो इसमें ध्यान दें कि 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, यानी 16 राष्ट्रपति हम देखें तो 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो उसमें देखें तो 1969 में बीबी गिरी 1967 में जो राष्ट्रपति भारत के बने थे, चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद देखें तो 6वें जो राष्ट्रपति थे 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। देखें इन राष्ट्रपतियों में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त था। उनको 13वीं जो राष्ट्रपति थी 2007 में बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, वो पहली महिला राष्ट्रपति बने थे भारत की। और दूसरी महिला राष्ट्रपति देखें तो वर्तमान राष्ट्रपति जो 16वीं राष्ट्रपति हैं 2022 से 25 जुलाई 2022 से बने थे द्रौपदी मुर्मू जी। अब आगे इसमें देखते हैं तो नोट इसका क्या है। नोट में देखें तो नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा यानी उसका पद जो उसकी मृत्यु राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। यानी 6 महीने में क्या है उसको राष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए।
राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अधिकतम 6 महीने तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेनी पड़ती है। जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, वो अपने कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। यानी जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, तो अपने कार्यकाल यानी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो अपने पद पर बना रह सकता है, जो निवर्तमान राष्ट्रपति होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। तो इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं बारी बारी से हम देखेंगे। यानी इसमें ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की है। यानी ये देखें तो राष्ट्रपति पर देखें तो बहुत व्यापक चर्चा है इसमें राष्ट्रपति से। इसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी सारी जानकारी जो है राष्ट्रपति संबंधित है। तो राष्ट्रपति संबंधित जो शक्तियों को हम देखेंगे। अभी तो राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी हमने देखा, इसके बाद इसकी शक्तियों को देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कार्यकारी शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और यहाँ देखें विधायी शक्ति में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं। संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जरूर रहेगा तभी संसद बनेगा। इसके बाद देखें अनुच्छेद 77, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकाकृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी अनुच्छेद 77 में है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकाकृत, यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होता है, तो प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। अनुच्छेद 77 में प्रावधान है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, या राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं यहाँ देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि कार्यपालिका के वास्तविक कार्यपालिका के जो अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति की जाती है। कैग के, यानी देखें तो ये कैग जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की, राज्यपाल की, मुख्य चुनाव आयुक्त की एवं अन्य चुनाव आयुक्त की, महान्यायवादी की, यूपीएससी अध्यक्ष की, यानी यूपीएससी वही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आईपीएस इत्यादि जो परीक्षाएं आयोजित या कंडक्ट कराई जाती हैं। तो यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उसका प्रशासन करना भी राष्ट्रपति के जो है ये कार्यकारी शक्ति के अधीन है, यह कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। इसके बाद विधायी शक्तियों को देख लें तो हमने देखा कि ये संसद जो है, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल। इसमें निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद की वाइज देखें तो अनुच्छेद 85 में देखें तो संसद का सत्र आहूत सत्रावसान विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 87 है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 108 के तहत। जबकि संसद यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब आयोजित की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक संबंधित है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति के संबंधित है। अनुच्छेद 117(3) यानी सब आर्टिकल 3 संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक से संबंधित है। और 123 देखें, अनुच्छेद 123 देखें तो अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस पास करना राष्ट्रपति के पास शक्ति है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत। अनुच्छेद 304 देखें तो राज्यों के बीच व्यापार संबंधित विधेयक से संबंधित है। और देखें तो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, यानी 4 क्षेत्रों से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनयन राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ हैं। कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करना राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद देखें तो न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन सी है। तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत देखें तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 72 में देखें तो क्षमादान की शक्ति जिसमें क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 143 के तहत देखें तो उच्चतम न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। आपातकालीन शक्तियां देखें तो 3 है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 था 365 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जो भारत में अभी तक कभी नहीं लगाया गया और न लगना चाहिए, ऐसा भारत के प्रत्येक नागरिक की रहनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय आपातकाल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे कोई भी आपातकाल बहुत अच्छा नहीं है। तो अभी हमने देखा कि 25 जून को जो है भारत सरकार ने जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि देखें तो उस दिन जो है आंतरिक अशांति के कारण जो है संविधान आपातकाल लगाया गया था भारत में, जो कि सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी जी, यानी एकमात्र जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी जी ही अब तक हैं और उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान से घटना घटी थी। तो यह जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। यानी देखें तो 25 जून 1975 को संविधान
जो है निलंबित कर दिया गया था, या यूँ कहें कि आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण के कारण नहीं बल्कि आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये राष्ट्रपति के पास 3 हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद वित्तीय शक्ति देखें और कुछ अन्य शक्तियों को देख लें तो वित्तीय शक्तियाँ जो देखें ये राष्ट्रपति के पास कौन सी है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होते हैं। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करना, यानी जो प्रत्येक वर्ष जो भारत सरकार जो बजट पेश करती है संसद के समक्ष, यानी वित्त मंत्री पेश करते हैं। इस बार देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण जो था 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया और 1 फरवरी को जो है आम बजट 2025-26 के लिए पेश किया गया। तो जो आम बजट पेश किया जाता है यह अनुच्छेद 112 संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 267 देखें तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि व्यय होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुदान की मांग हेतु सिफारिश इसकी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत है। कुछ अन्य शक्तियां देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा होता है। राजदूतों उच्चायुक्तों के विदेश में नियुक्ति और उसका स्वागत करना भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देखें तो इसमें हमने देख लिया था कि इसमें 5 प्रकार की शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। पहले देखें परिहार की शक्ति होती है, दंड अवधि में कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लघुकरण यानी दंड के स्वरूप में बदलाव या कमी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्षमा यानी दंड से पूर्णतः मुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। विराम यानी सजा को विशेष परिस्थितियों में कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। और इसके बाद प्रविलंबन यानी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड को अस्थायी रोक लगा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की ये शक्तियां 5 शक्तियां हैं। इसके बाद देखें तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां हैं। वीटो में देख लें कौन कौन शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, एक आंतरिक वीटो है। आंतरिक वीटो का मतलब विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं जब राष्ट्रपति, तो उसे आंतरिक वीटो कहते हैं। इसके बाद पॉकेट वीटो, जिसको जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, ये भी भारतीय राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद निलंबन वीटो देखें तो विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस करना, ये भारतीय राष्ट्रपति के पास ये 3 जो है वीटो पावर शक्ति है। नोट में देखें तो विशेषित वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। विशेषित वीटो राष्ट्रपति के वीटो को संसद में विशेष बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना, यह यूएसए में प्रचलित है, भारत में नहीं है, यानी ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास ये 3 वीटो शक्तियां हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार कर लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। तो आंतरिक वीटो का मतलब हमने देख लिया है कि अपने पास सुरक्षित रखना, यानी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति सुरक्षित रख लेते हैं। निलंबनकारी वीटो संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, यानी यहाँ देख सकते हैं संसद के पुनर्विचार। लेकिन ध्यान रखें कि धन विधेयक के बारे में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। निलंबनकारी वीटो का जो प्रयोग राष्ट्रपति है वह धन विधेयक के बारे में नहीं कर सकता, जैसे कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को दिया गया है, शेष में कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि यह अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकता है इसको। देखा कि विशेषित वीटो यह जो है, इसमें यह प्रावधान था कि जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है। इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर, यानी कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद करती है तो ऐसा 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाया गया, कि जब भी कोई संसद संविधान संशोधन करेगी तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि ये निलंबनकारी जो वीटो है इसको संसद निरस्त कर सकती है, यानी संसद राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो को निरस्त कर सकती है, जबकि राज्य विधानसभा जो है वह राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो को निरस्त नहीं कर सकते हैं। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है, यानी संसद के जो तीनों सत्र हैं, जैसे शीतकालीन सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो या वर्षाकालीन सत्र हो, जब जारी हो तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, अन्यथा वो अमान्य हो जाएगा। हमने देखा कि जो राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति, इसको थोड़ा विस्तार कर देते हैं, तो अनुच्छेद 72 से संबंधित है। हमने देखा कि एक क्षमादान की याचिका रद्द कर दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती, यानी ध्यान दें कि प्रेसिडेंट द्वारा जो अनुच्छेद 72 में ये 5 प्रकार की क्षमा की शक्तियाँ हैं, इसमें क्षमादान की याचिका रद्द कर दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती, ये इसमें निहित है। इसके बाद जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा करते हैं। इसमें सैन्य अदालत की सजा को क्षमा नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कर सकता है, यानी राज्यपाल जो होते हैं वो 161 के तहत जो सैन्य अदालत की सजा को क्षमा नहीं कर सकते, जबकि भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते राज्यपाल, जबकि भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण होने के अलावा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के क्षमादान की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जबकि जब वह निर्णय स्वेच्छाचारी न हो, विवेक रहित हो, दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण लगता हो, तब जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा सकती है। इसके बाद देखें तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद जो है 53, यानी भारत के राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 53, 74 और 75 में स्पष्ट की गई। इसमें देखें 53 में क्या है, तो शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जैसे कि ऊपर हमने 53 को देख लिया था।
या अनुच्छेद 53 को ये देखना चाहें तो यहाँ पर यह है, यानी शुरू में ही 53 यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री में होगा। तो अनुच्छेद 53 यह है। और 74 देखें, अनुच्छेद 74 देखें जो आगे आएगा, तो शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है, ये हमने 53 में देखा। 54 में जो है, अनुच्छेद 54 में देखें तो राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 देखें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 पर उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। या यूँ कहें कि भारत के प्रधानमंत्री जो संबंधित हैं वो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। इनमें वैसे तो पूर्ण रूप से जानकारी या उसमें चर्चा नहीं की गई अनुच्छेद में, लेकिन इसका यही मतलब है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री की इसमें जो है बात गई। 74 में भी प्रधानमंत्री की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए पीएम के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब इसके बाद परीक्षा उपयोगी जानकारी को देख लेते हैं। तो यह राष्ट्रपति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ऊपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद सदस्यों का मनोनयन देखें तो अनुच्छेद 331, इसमें यह है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 80(3) यानी अनुच्छेद 80 सब आर्टिकल 3 में राज्यसभा में 12 व्यक्ति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के अनुभव दक्ष व्यक्ति को, जो 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, जैसा कि पूर्व में चर्चा कर लिया था। इसके बाद इसमें देखें, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत देखें तो 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था। पॉकेट वीटो हमने देख लिया था। पॉकेट वीटो है क्या, यानी विधेयक पर कोई निर्णय न रखना, अर्थात अपने पॉकेट में रख लेना। दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति करते हैं। यानी दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आगे हम इसको देखेंगे। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी जो हैं संघ के मंत्री हैं, राज्यपाल और महान्यायवादी। अक्सर एग्जाम पूछता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद लोग धारण करते हैं, तो संघ के सारे मंत्री हैं और राज्यपाल हैं और महान्यायवादी हैं। राष्ट्रपति की परिस्थिति विवेक के आधार पर देखें तो इसमें यह है, यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति विवेक स्वतंत्रता है जिसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। जैसे लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। इसके बाद देखें तो वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके, यानी वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है जब वह सदन में विश्वास मत न सिद्ध कर सके। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। तो 3 जो है इसके लिए सलाह, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर यह कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये विवेक की शक्ति है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को देख लेते हैं। देखें यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, यानी 2 कार्यकाल इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और यहाँ पर देखें वरीयता क्रम में पहले कार्यकाल इनका देख सकते हैं, यह रहा इनका 2 लगातार कार्यकाल। तीसरे जो राष्ट्रपति बनते हैं और व्यक्ति के रूप में दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनते हैं और क्रम में ये दूसरे हैं, इनका इस समय देख सकते हैं। इसके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक बनते हैं। मोहम्मद हदायतुल्ला जो है यह कार्यवाहक बनते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि यह जो आपका जाकिर हुसैन जी हैं, जाकिर हुसैन जिनका जो निधन जो हुआ था वो कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो हमें लग रहा है कि पूर्व में हमने बीबी गिरी को बताया था, तो सॉरी करेक्शन कर सकते हैं कि जो कार्यकाल के दौरान जो पहले जो राष्ट्रपति जो थे जिनका निधन हुआ था वह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो 2 लोग जो कार्यकाल के दौरान की मृत्यु हुई। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद 2 लोग कार्यवाहक बने थे। एक वराह वेंकट गिरी बने थे, यानी बीबी गिरी, जो बाद में यह भारत के राष्ट्रपति भी बने। दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला एक कार्यवाहक बने थे। यह देखें तो न्यायाधीश थे उस दौरान, यानी भारत के न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो यह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद वराह वेंकटगिरी जो यह कार्यवाहक बने थे, फिर इसके बाद राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद को देखें तो यह भी कार्यकाल दौरान का निधन हो गया था। तो कार्यवाहक बीडी जत्ती जो है यह राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल देख सकते हैं, और यह ध्यान दें कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले व्यक्ति हैं और लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति हैं, यानी जैल सिंह को देख सकते हैं।
इसके बाद देखें तो यह है आर वेंकट रमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायण जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, भारत के मिसाइल मैन माने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। और प्रतिभा देवी पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी। देखें ये कार्यकाल के हिसाब से 16वें राष्ट्रपति और व्यक्ति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो कि 25 जुलाई 2022 से अब तक इनका कार्यकाल है। राष्ट्रपति संबंधी अन्य तथ्य को इसमें देख लेते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति पे चलेंगे। तो यहाँ देखें यह देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जुलाई 1969 से अगस्त 1969 तक। नीला संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 6 राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, जिसमें देखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में जो होता है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, महान दार्शनिक रहे हैं और ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में यानी एक पहले राष्ट्रपति यानी भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी 1962 में इनको दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को देखो 1963 में, बीबी गिरी 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। बीबी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी नोटेड पॉइंट है वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला लेक्चर जो होगा वो उपराष्ट्रपति पर होगा, जो कि अनुच्छेद 63 संबंधित है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।